वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके साथ उनके एमओएस अनुराग ठाकुर दोनों अब राष्ट्रपति भवन का रुख कर रहे हैं और राष्ट्रपति को प्रति सौंपने के बाद बजट की वो उसके बाद फिर कैबिनेट की में आएंगी लोकसभा में और फिर उसके बाद 11 बजे लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये आपने यहाँ तस्वीरें देखी। अजय जी, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा ना सिर्फ निर्मला सीतारमण का बल्कि उनकी पूरी टीम का नजर आ रहा है। आप खुद क्या उम्मीद कर रहे हैं कि यही कॉन्फिडेंस जो है देश की जनता में आ पाएगा, ये वाकई में आत्मनिर्भर भारत का बजट होगा? देखिए, उम्मीदें बहुत है मीनाक्षी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निर्मला सीतारमण जी का तीसरा बजट है जो वो प्रस्तुत कर रही हैं जी। तो एक तो बजट प्रस्तुत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी वित्त मंत्री के लिए, और पहले मौके पर जब वो बजट प्रस्तुत कर रही थी तो उस वक्त शायद वो उतनी परिपक्व तरीके से सामने नहीं रख पा रही थी बातों को, लेकिन अब तो काफी माहिर हो चुकी है। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कहा दिया था कि जिस तरह से जो इंटेंसिव दिए गए थे इंसेंटिव्स, तो पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में बजट आ चुका है, तो एक बड़ा बजट मुझे लगता है कि सेमीफाइनल खेल चुके, फाइनल मैच है उनके लिए। हाँ अमित, अगर देखा जाए तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का एक तरह से इंसेंटिव भारतीय इकोनॉमी में इंजेक्ट किया जा चुका है बीते साल, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या एक्सटेंशन है, ये इसी का एक्सटेंशन है ये बजट भी। नहीं, हमें सिर्फ वो नहीं देखना चाहिए। दरअसल मीनाक्षी, इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बातें निकल कर आए, उसके साथ साथ वित्त मंत्रालय से भी, ये एक पूरे दशक का बजट है। इस दशक का पहला बजट है। जाहिर सी बात है इससे इकोनॉमिक गाइडलाइंस बहुत सारी निकलेंगी, और खास करके तब जब आप पैंडेमिक कोरोना के बाद बाहर आ रहे हैं तो फिर तो इसके लिए आपको बहुत सारी तमाम अन्य चीजें भी बात करनी पड़ेगी। देवेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी तक आपको जो जानकारी मिली उसके आधार पर मुख्य फोकस क्या है? और दो चीज़ें बताई जा रही थी लगातार पिछले कुछ महीनों में अधिकारियों के द्वारा इस बार के बजट को लेकर। पहली बात तो ये कि फार्मर्स फोकस में रहेंगे, उसमें जैसे एग्रीकल्चर लोन का जो लिमिट है वो 15 लाख से बढ़ाकर 19 लाख करोड़ किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ाने की उसकी धनराशि जो है 1000 रुपये कम से कम हर किस्त में बढ़ाने की बात थी, उसको लेकर विचार किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी चीज़ जो बताई जा रही थी कि जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान चल रहा है उसे बूस्ट करने के लिए कैसा बजट होना चाहिए, इस हिसाब से इस नीति के आधार पर इस बजट को तैयार किया जा रहा है। सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पैंडेमिक के दौर में उनके रिसोर्सेज हैं वो बहुत श्रिंक किया है। दूसरी तरफ आपको बहुत ज़्यादा पैसे पंप करने हैं क्योंकि रोज़गार काफ़ी कम हुआ है, तो उसे बूस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बूस्ट करना है। तो इस दोनों चीज़ में बैलेंस बनाना सरकार के लोग बता रहे थे कि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और उन चुनौतियों के बारे में उनका ये कहना था कि हम लोग बहुत सरल तरीके से इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार का जो बजट होगा, जैसा कि वित्त मंत्री ने खुद ये कहा कि अनप्रेसिडेंटेड होगा, तो उस लिहाज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने सकारात्मक मूड के साथ मोदी सरकार इस बजट को पेश कर रही है। बिल्कुल, और बात के दौर में हमने अभी आपको यहाँ पर बताया कि राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और बजट की प्रति लेकर राष्ट्रपति को सौंपने के लिए। और उसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि शेयर मार्केट में अभी 300 अंकों की उछाल आई है। निफ्टी भी 124 अंक की बढ़त के साथ खुला है। तो जाहिर सी बात है लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल उम्मीद तो है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जब बजट आ जाएगा उसके बाद ये उम्मीदें कायम रहती हैं या नहीं रहती हैं, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है अजय जी कि जिस तरह से बात लगातार हुई है वोकल फॉर लोकल, लास्ट टाइम बोला गया था, इस बार हमने नया शब्द सुना है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या मार्केट को खोल दिया जाएगा कि सब लोग आए, प्राइवेट प्लेयर्स यहां पर करें, या फिर सरकार अपना नियंत्रण रखेगी? यह भी देखना होगा कि उसके हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट होंगे। यहाँ पर एक छोटी सी टिप्पणी लेते हैं प्रोफेसर अनिल कुमार जी। अगर हम वित्तीय घाटे की बात करें तो किसी को अंदाजा नहीं था कि 7.5% के आसपास वित्तीय घाटा हो सकता है। 17 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा ऐसा अनुमानित है। इसको पाटना तो आसान नहीं है सरकार के लिए। देखिए, मैं समझता हूं कि अभी जो सरकार की प्रायोरिटी है वो वित्तीय घाटा नहीं है। अभी प्रायोरिटी है जो हमारी इकोनॉमी जो सुस्त पड़ गई थी, धीरे धीरे गति में आई है, उसको और गतिशील देना जी। उसके लिए जरूरत है कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में डिमांड पैदा की जाए, और डिमांड के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफ़ी नौकरियों की भी संभावना होती है और इकोनॉमी में एक्सपेंशन भी होता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार पब्लिक स्पेंडिंग के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर
एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी बड़ा इजाफा मैं उम्मीद कर सकता हूं, जैसे बाकी सब लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं वो होने वाला है। बिल्कुल, तो आपको उम्मीद है कि इस बार स्पेंडिंग बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी तो डिमांड नहीं बढ़ेगा, यानी कि अगर मांग नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में फिर गति नहीं आती दिखाई देगी। पंकज मिश्रा जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये आशंका है कि सरकार शायद एक नया लेवी ला सकती है जिससे कोरोना को लेकर जो वित्तीय घाटा बढ़ा है या फिर जो खर्च बढ़ा है उस खर्च को पाटने के लिए। क्या इसकी संभावना है या यूं कहें कि आशंका है? क्योंकि अगर टैक्स बढ़ता है तो जाहिर सी बात है फिर मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो लोगों के पास पैसा कम होगा खर्च करने के लिए। देखिए, उम्मीद तो है कि ये कोरोना सेस की बात चल रही थी कि जो ये घाटा है, सरकारी घाटा, फिजिकल डेफिसिट को रिकवर करने के लिए और जो कोरोना में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को रिकवर करने के लिए कुछ इस बार एडिशनल लाइबिलिटी आएगी जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं और जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर, इन द शेप ऑफ कोरोना सेस। ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम कि इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आज, जो हम लोगों को इंडिविजुअली तैयार रहना चाहिए एक एडिशनल लाइबिलिटी एब्जॉर्ब करने के लिए। जी रवि जी, अगर इस तरह का कोई सेस सामने आता है तो क्या आपको लगता है कि मार्केट का हाल वही हम देखेंगे जो हमने 2019 में देखा था, जब डिविडेंड पर भी टैक्स करने की बात कही गई थी, और मार्केट में क्या बिकवाली बढ़ सकती है? रवि जी इस वक्त शायद हमारे साथ नहीं है। ये सवाल मैं मनोज जी आपके पास रख लूं, अगर आपको क्या उम्मीद है? देखिए, जैसा पंकज जी ने कहा, मेरे हिसाब से भी ये सेस जो है वो एक एडिशनल बर्डन होगा। पिछले 2 साल में खासतौर पे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो हाई इनकम रेंज है, उनका टैक्स स्लैब वैसे ही बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इफेक्टिवली आप देखिए तो 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम अर्न करने वालों के लिए 43% से ज़्यादा इनकम टैक्स ऑलरेडी है जी। तो ये कोई बहुत वेलकम स्टेप तो नहीं होगा, बट जैसा अभी हम बात कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट ऑल टाइम हाई 7.5% पे है और सरकार को रिसोर्सेज चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च करने के लिए, और जो वैक्सीनेशन के ऊपर भी बहुत सारा खर्च है, तो ये बैलेंसिंग एक गवर्नमेंट को ज़रूर करनी पड़ेगी कि ये सेस जो है वो कितनी वाइड स्प्रेड होगी, किन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करेगी, क्या ये कॉर्पोरेट्स पे ही रहेगी या एक आम इंडिविजुअल जो सैलरी क्लास है उसके ऊपर भी सेस आएगा। बिल्कुल, ये एक बैलेंसिंग एक्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीदें किसानों को है, क्योंकि एक तरफ तो हम किसानों का आंदोलन भी देख रहे हैं, उनकी मांगें अपनी जगह अलग हैं, लेकिन अगर हम सरकार के खर्चे को देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष में 1,15,000 करोड़ रुपए सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च किया है, जो कि अपने आप में अप्रत्याशित है। आपको क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि इस बार एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए और ज्यादा रियायतें और राहत भी सामने होंगी? अजय, मौजूदा हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार ने इस विषय में कुछ जरूर सोचा होगा, लेकिन ये किसानों का आंदोलन एक तरफ है और सरकार के बजट की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो जाती है। इसको क्या फैक्टर इन सरकार ने किया है किसी खास तरीके से? देवेंद्र मेरे ख्याल से हमें बता पाएंगे ज्यादा बेहतर। देवेंद्र, क्या मौजूदा जो हालात बने हुए हैं किसान आंदोलन के, उसकी कोई छाप इस बजट पर दिखेगी? निश्चित तौर पे नहीं सौरभ, ये बजट लगभग 5 महीने पहले सारी चीज़ें तय हो गई थी, और जब कृषि सुधार कानून लाए गए थे तो आपको याद होगा कि ऑर्डिनेंस के बाद से ही ये सारी चीज़ें तय की गई थी कि किस तरह से इस सेक्टर को बूस्ट करना है। पिछले 2 महीने से अगर किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान आंदोलन का बजट पर कोई असर पड़े दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं, लेकिन जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाने की बात थी, या फिर जो किसान लोन है उसका जो पूरा ओवरऑल जो बकेट था जो 15 लाख करोड़ का है उसको 19 लाख करोड़ तक बनाने की बात थी, ये सारी चीज़ें पहले से तय थी कि इसमें किया जाना है। और भारत की सरकार का ऐसा मानना है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने उस बैठक में जो कहा था, एक कोर ग्रुप की उनकी बैठक हुई थी पैंडेमिक के दौर में, उसमें यह तय किया गया था कि आगे कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर भारत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है और जिसमें इतना ग्रोथ करे कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भी उसकी बड़ी हिस्सेदारी हो सके। उसमें एक एग्रीकल्चर सेक्टर को बताया गया था, उसी के बाद 3 कृषि सुधार कानून लाए गए थे और उसी के हिसाब से इस बार के बजट में तैयारी भी की गई। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, जो बड़ा झटका लगा है सरकार को, अब देखना होगा कि सरकार कैसे उसे निपटती है। बिल्कुल, मीनाक्षी जरा ये बताइए कि किसानों को उम्मीदें क्या क्या हैं और सरकार क्या क्या कर सकती है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है तो पूरे देश में गति आती है। मीनाक्षी जी, क्योंकि हम कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि कोरोना काल में कृषि क्षेत्र पर बहुत बुरा असर नहीं पड़ा। उस वक्त भी विकास दर 3.4% रही थी। इसलिए में अब
जो सरकार बजट ला रही है उसमें भी कृषि बजट में वो इजाफा कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। कृषि सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर जोर, पहले ही सरकार जो कह रही है कि हमारा फोकस छोटे किसान भी हैं, खेती को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा सकता है। गांव और किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ये वो बातें हैं। देखिए, आत्मनिर्भर अगर पैकेज की हम बात करते हैं या हम बजट की बात करते हैं तो हमें क्या सोचना होगा? सबसे पहले अजय जी, हमें ये देखना होगा कि जो बड़े किसान हैं वो तो वैसे भी बेहतर स्थिति में है, लेकिन छोटे किसानों को क्या मिल रहा है? क्या छोटे किसानों तक जो गवर्नमेंट प्लानिंग है वो पहुंच पाती है या नहीं? क्या जो आधुनिक उपकरण होने चाहिए वो उन तक मुहैया होते हैं या नहीं? तो उसके लिए इससे पहले भी कई सारी छोटी छोटी स्कीम्स ला चुकी है सरकार। अगर हम सोलर पैनल्स की बात करें, आधुनिकता की बात करें, तो ये हो चुका है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए ये भी हो सकता है। इसमें आप उसे भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे जैविक जितना है वो वहां से आता है, हमारी जड़ी बूटियां हैं जो वहां से आती है। तो कृषि गोदाम और कोल्ड स्टोरेजेस, इन्हें भी बनाने पर फोकस रह सकता है। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र पर भी काम हो सकता है। सौरभ, चलिए, तो ये किसानों के लिए या कृषि क्षेत्र में इस बार उम्मीदें हैं, तो शायद सरकार बजट बढ़ाए और हो सकता है कि इससे जो भावनाएं उद्वेलित इस वक्त देश में किसानों को लेकर चल रही हैं उस पर कुछ बाम का काम वो करे। लेकिन किसानों को खुश करने के साथ साथ सरकार की प्राथमिकता है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की। ये कैसे मुमकिन होगा, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।